आज हम लोग जो है हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में फर्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे हुई, वर्णमाला, वर्णों के भेद इत्यादि हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हिंदी की व्युत्पत्ति। हिंदी की व्युत्पत्ति। हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे हुई? हिंदी की व्युत्पत्ति जो है सबसे पहले ईरान से हुई थी। देखिए हुआ क्या था कि हमारे जो ईरानी लोग थे वो सब जानते हैं कि भारत तो बहुत दिनों तक दूसरे का गुलाम रहा था। अंग्रेजों का कुछ दिन अंग्रेजों का गुलाम रहा, कुछ दिन भावर डावर आया, उसके पहले बहुत सारे लुटेरे आए थे। तो ईरानी लोग जो थे वो सब लुटेरे नहीं थे, व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। जब वो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे तो वो सब मतलब जब वो व्यापार करने के लिए भारत में आए तो उसको जो है एक सिंधु नदी को पार करके आना पड़ता था। जब वो प्रथम बार आए भारत तो मतलब उसके साथ जो है वो जब सिंधु नदी को पार करके आए और वह हिंदी के भाषा को नहीं जानते थे, हिंदुस्तानी लोगों को उतना अच्छे से नहीं पहचानते थे। तो ये सब लोग अपने ईरान के थे तो ये सब फारसी जानते थे, इसलिए इन लोगों को बहुत दिक्कत होती थी भारतीयों से बात करने में। तो ये लोग क्या किए, सोचे कि इन लोगों को कैसे सम्मान दिया जाए। तो जब यहाँ पे भारत आए तो भारत में ये फिक्स है कि मतलब यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है तो इसे मतलब हिंदुस्तान कहा जाता था। तो ईरानियों ने क्या किया, इसी देश से जो सिंधु नदी को पार करके भारत में आए थे तो उसी मतलब जो भारत में आए थे उसी सिंधु नदी के नाम से भारतीयों को सम्मान देने लगे। जब ये लोग जैसे मान लीजिए कि ये कोई है, कोई मुस्लिम का नाम रख लेते हैं मौलाना, चलिए ये कोई मौलाना है, ये जो है यहाँ पे है, ये मौलाना यहाँ पे है, ये मौलाना यहाँ पे है और हमारा भारत देश है यहाँ पे हमारा भारत देश। जब ये मौलाना यहाँ पे भारत में आए तो यहाँ इसको जो है यहाँ पे बोलने के लिए नहीं आता था तो इसने क्या किया, यहाँ पे है सिंधु नदी, यहाँ पे है सिंधु नदी। तो ये इसने क्या किया, इसने मतलब इस सिंधु नदी को जो पार करके आए तो इन सिंधु नदी के नाम से ही भारतीयों को जो है सम्मान देने लगे। भारतीय खुश हुए बहुत, मतलब उसके साथ व्यापार ज्यादा बढ़ गया। उसके साथ जब व्यापार बढ़ा तो आपसी जो लगाव था वो बढ़ जाने के कारण, जब आपसी लगाव बढ़ जाता है तो क्या, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो अपने ननिहाल गया, वह ननिहाल गया मतलब वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पे उसके कुछ दोस्त मिले, मान लीजिए कि दोस्त का नाम था जितेंद्र, कुछ नाम मान लीजिए कि जितेंद्र था। तो जब उससे मिलता है, पहली मुलाकात होती है उसके अपने क्लास में, तो उससे कैसे बात करते हैं, जितेंद्र सर। फिर जब आपसी लगाव बढ़ा तो उसका जो है मतलब सर हट गया, जितेंद्र, फिर जितेंद्र से हो गया रे जितेंद्र से जितेंद्रा। इसी प्रकार जो है भारतीयों के साथ हुआ। मतलब जब जब यहाँ भारत आए तो इसे किस नाम से बुलाते थे, सिंधु, मतलब सिंधु के नाम से जो है इनको सम्मान दिए थे। जब इनको सिंधु के नाम से सम्मान दिए थे उसके बाद क्या हुआ कि सिंधु के नाम से जब उसको सम्मान दिए तो उसके बाद जब आपसी लगाव बढ़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंधु के जगह पर जो है ह लगा दिए। यहाँ पे जो है सिंधु के जगह पर ह लगा दिए, मतलब हिंदू बोलने लगे। सिंधु के जगह पर ह लगा दिए और ध के जगह पर द लगा दिए और इसे बोलने लगे हिंदू। इसे क्या बोलने लगे, हिंदू। तो जब मतलब हिंदू बोलने लगे, बाद में क्या किया, फिर जब आपसे लगाव बढ़ा तो इसने क्या किया, हर्षों का प्रत्यय हर्षों को हटा करके यहाँ पे दीर्घई लगा दिया और यह बन गया हिंदी। इसी प्रकार हमारी हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति हुई। इससे प्रश्न क्या बनते हैं कि हिंदी भाषा जो, सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हिंदी भाषा कौन सी भाषा है। मतलब व्युत्पत्ति की दृष्टि से भाषा के जो 4 भेद होते हैं, देशज विदेशज और ये चार प्रकार के जो ये होते हैं, मैं भी भूल रहा हूँ। तो
उसी चार में से जो पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा किसके अंतर्गत आती है, तो विदेशज के अंतर्गत आती है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, इनमें हिंदी भाषा जो है किसके अंतर्गत आती है, तो इनमें भाषा विदेशज के अंतर्गत आती है। अब पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा कौन सी भाषा है। हिंदी भाषा मतलब विदेशज भाषा है, तो उसका मतलब अंग्रेजी का भी भाषा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि हिंदी में प्रयोग होने वाले बहुत सारे भाषा हैं, जैसे कि कोई ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं इंग्लिश में, जैसे बुक, पेन, ये सब जो है हिंदी में डायरेक्ट प्रयोग होते हैं। उसी प्रकार जो है हिंदी एक फारसी भाषा है। यहाँ पे प्रश्न बनता है, हिंदी की व्युत्पत्ति किस देश में, मतलब हिंदी की व्युत्पत्ति हिंदी भाषा मुख्यतः कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, विदेशज, विदेशज, और विदेशज में ब्रैकेट में फारसी, फारसी। हिंदी भाषा मुख्यतः कौन सी भाषा है, फारसी भाषा। अब हम लोग आशा करता हूँ कि आप लोग जो है हिंदी की व्युत्पत्ति समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग आते हैं कि मतलब लिपि क्या है, हिंदी किस लिपि के अंतर्गत बोली जाती है, चाहे हिंदी लिपि क्या है, भाषा का विकास क्या है। सबसे पहले हम लोग आते हैं भाषा के विकास पे। भाषा का विकास, भाषा का विकास, देखिए भाषा का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले जो हमारी भाषा थी संस्कृत भाषा, आप लोग जानते होंगे कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा थी। ये हमारे दैविक काल से ही बोली जाती है, अर्थात आदि काल से, मतलब बहुत पुराने समय से ही बोली जाती है। सबसे जो प्राचीनतम भाषा है वह संस्कृत भाषा। संस्कृत के बाद जो भाषा आई, संस्कृत के बाद की भाषा थी पाली भाषा। यह पाल वंश के द्वारा, या पाल वंश के जो मतलब संस्थापक थे, एक वंश था पाल, उसी के पाल वंश के द्वारा जो है इस भाषा का निर्माण किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा पाली भाषा। पाली के बाद आता है प्राकृत, प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आता है अवहट्ट, अवहट्ट के बाद क्या आता है हिंदी। अब जो है देखिए भाषा का विकास हम लिख लेते हैं। भाषा का विकास में सबसे पहले आता है संस्कृत, संस्कृत के बाद आता है पाली, पाली से आता है प्राकृत, प्राकृत से आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आता है अवहट्ट, अवहट्ट के बाद आता है हिंदी। देखिए अब यहाँ पर जो एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि बच्चों को याद, उस भाषा का विकास याद है, उसके बाद भी जो है वो इस चीज में फंसते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कभी हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, तो याद रखें कि हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहा जाता है। अब हम ये मतलब दिमाग लगाने वाली बात है कि हिंदी की जननी अपभ्रंश को क्यों कहा जाता है। हिंदी का उत्पत्ति तो अवहट्ट से हुआ है। देखिए हिंदी की जननी अपभ्रंश को इसलिए कहा जाता है, जैसे देखिए कि एक शब्द के चार भेद होते हैं, मतलब उत्पत्ति की दृष्टि से जो है शब्द के चार भेद होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तद्भव जो है तत्सम का टूटा हुआ रूप है, जो कि हिंदी में प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार अपभ्रंश का टूटा विग्रह रूप है अवहट्ट, अपभ्रंश का विग्रह रूप अवहट्ट है। इसलिए जो है इसकी जननी, हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है। अब अवहट्ट में क्या है, अवहट्ट का कोई अपना साहित्य नहीं है। अगर इसका साहित्य होता तभी इसको हिंदी का जननी अवहट्ट को मान सकते थे, लेकिन इसका कोई अपना साहित्य भी नहीं। एक होता है कि मतलब टूटते टूटते हो गया, जैसे कि क्या होता है, संस्कृत का शब्द है तत्सम में सूर्य। अब बहुत लोग हैं जिसको सूर्य बोलने नहीं आया, सूर्य से सूरज बन गया, तत्सम तद्भव रूप उसका। इसी प्रकार जो है
अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप है अपहट, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी का जनक माना, मतलब हिंदी की जननी मानी जाती है। अब ये प्रश्न पूछता है हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत को माना जाता है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है, ये तो सबसे प्राचीनतम भाषा है, इसलिए इसकी जननी देखिएगा, जैसे कि मतलब हिंदी का जो है मतलब लगभग भाषा संस्कृत से मैच करता है, इसलिए हिंदी की जननी अपभ्रंश को और आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। अब देखिए संस्कृत को कौन कौन सी भाषा कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है देव भाषा भी संस्कृत को कहा जाता है। आर्य भाषा भी कहा जाता है। एक समय माना जाता है कि आर्य जिस समय आए थे इधर नेपाल की तरफ से, तो आर्यों का यह भाषा थी संस्कृत भाषा। अब हम लोग भाषा का विकास समझ चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे लिपि क्या है। लिपि का एक साधारणता परिभाषा आप ले सकते हैं, ये भाषा के लिखने के सही क्रम को हम लोग लिपि कहते हैं। चाहे एक वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भाषा को सुव्यवस्थित रूप से लिखा जाता है उसे हम लोग लिपि कहते हैं। देखिए लिपि में जैसे कि देखिए लिपि क्या है, अब लिपि को हम समझाते हैं। लिपि, अब हम लोग समझेंगे लिपि क्या है। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं लिपि का विकास। सब लिपि का परिभाषा, भाषा के लिखने की सही क्रम को ही लिपि कहते हैं। लिपि का विकास, अब हम लोग जानेंगे लिपि का विकास। लिपि का विकास कैसे हुआ था? लिपि का विकास, सबसे प्राचीनतम लिपि जो मानी जाती है उसे वह मानी जाती है ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीनतम लिपि, यह प्रश्न पूछता भी है, सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि। सबसे पहले आया ब्राह्मी लिपि, उसके बाद आया ब्राह्मी के बाद आया गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद आया कुटिल लिपि। कुटिल लिपि, कुटिल लिपि के बाद आया देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि मतलब देवनागरी लिपि में जो है यह जो जैसे कि देवनागरी लिपि की सबसे प्रमुख विशेषता थी, जैसे हम लोग कोई शब्द लिखते हैं, जैसे लिखे राम, राम, राम में जो है जैसे कुटिल लिपि में ये सब नहीं दिया। गुप्त लिपि में जैसे कि गुप्त लिपि या कुटिल लिपि में इसमें राम जैसे लिखे तो इसमें इसे करके डाल के इस पे कुछ तीर बना दिया जाता है था, चाहे फरसा बना दिया जाता था, कुछ बना दिया जाता था। लेकिन देवनागरी लिपि में जो है ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये रेप किया जाता है, इसके ऊपर जो लाइन खींच दिया जाता है, ये देवनागरी लिपि की विशेषता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी भाषा आते हैं, जैसे कि इसके अंदर वे सारी भाषाएं आएंगे जिसके ऊपर जो है ये ऊपर रेप रहेगा। जैसे मान लीजिए उर्दू में कैसे कैसे लिख देते हैं, उसमें पता चलता है उस पर रेप ऊपर में नहीं दिया जाता है, इसमें रेप दिया जाता है, इसलिए यही इसकी सबसे मतलब प्रमुख विशेषता है देवनागरी लिपि की। ब्राह्मी लिपि के बाद आ गया गुप्त लिपि के बाद आ गया कुटिल लिपि के बाद देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो प्रमुख भाषा जो मानी जाती है ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो है प्रमुख भाषा है संस्कृत के बाद है संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अवध के बाद हिंदी, उसके बाद आ जाता है मराठी, नेपाली, ये सभी भाषाएं आती है देवनागरी लिपि के अंतर्गत। देवनागरी लिपि के अंतर्गत आने
बाली भाषा। देवनागरी संस्कृत, सबसे पहले आता है संस्कृत, संस्कृत के बाद आता है पाली, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपहट, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये इत्यादि लगा सकते हैं। ये सारी भाषाएं आती है देवनागरी लिपि के अंतर्गत। अब हम लोग जानेंगे, लगभग हमें लगता है कि आप सब लोग ये समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं वर्णमाला की तरफ। वर्णमाला, वर्णमाला, देखिए वर्णमाला क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण, वर्ण क्या है। ठीक है, वर्ण सबसे, देखिए भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई, अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण नहीं है, ध्वनि है, ध्वनि। जैसे मान लीजिए कि अगर अगर अब आप ये पूछिएगा कि ध्वनि को तो हम मुंह से बोल सकते हैं, और अगर जिसको हम मुंह से बोल सकते हैं उसको हम लिख भी सकते हैं। अब कुछ ऐसे चीजें, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा बात बोला कि आप मतलब आप सुने ही नहीं, आप सुने ही नहीं, इसका वो तो मतलब वो तो कुछ बोला, वो तो भाषा हुई। जैसे मान लीजिए ऐसा बात बोला जिसे हम लिख ही नहीं सकते, तो वो तो भाषा हुई, मतलब वे निकली गई तो ध्वनि हुई, अर्थात वो तो भाषा हुई। तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात की जाए तो वह था वर्ण, और भाषा की लिखित सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात की जाए तो वह था शब्द। जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि हम कोई इंसान कुछ ऐसा बोल दिया, रमेश है, रमेश कुछ ऐसा बोल दिया, रमेश महेश को गाली दे रहा है। अब गाली देते देते कुछ मुंह इधर करके कुछ बोल दिया, अब वो सुना ही नहीं, तो उसको लिख कैसे सकता है? जैसे कि मान लीजिए कि रमेश और महेश को जमीन के लेकर के झगड़ा हो गया, तो बिहार में होता क्या है, मतलब झगड़ा होता है तो अक्सर गाली दी जाती है। तो वो गाली दे रहा था, मतलब रमेश जो है महेश को गाली दे रहा था। महेश क्या FIR दर्ज करने के लिए पुलिस के पास उस सारी गाली को नोट कर रहा था। वो सोच रहा था कि मतलब वो सोचा कि हम FIR में जाकर के दिखाएंगे, वो उसकी छोटी छोटी गलती को भी दिखाना चाहता था। तो उस टाइम रमेश क्या किया, मतलब मुंह छिपा करके कुछ बोल दिया, मतलब ऐसा गाली दे दिया, उसको सुना ही नहीं पड़ा, तो लिखेगा कैसे? इसलिए जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को मानी जाती है। अब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई प्रकांड विद्वान है, अब वो जो है वो आप पूरे जानता है, मतलब वर्णमाला के जो सभी अक्षर है 52 अक्षर, वे पूरे अक्षर जानते हैं। अब मान लीजिए कि ओ है, जैसे कि कोई ओ लिख दिया, इसका कोई अर्थ निकलता है? ओ का कोई अर्थ निकलता है? को का कोई अर्थ निकल सकता है? मतलब ये लिखित इकाई है, ये सार्थक इकाई है लिखित, सार्थक नहीं, ये लिखित इकाई है, सबसे छोटी इकाई और लिखित इकाई है मतलब भाषा की। लेकिन जो है जैसे कि अब मान लीजिए ये सार्थक इकाई नहीं है। अब आ जाते हैं शब्द पे। भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द। शब्द में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अब इसी शब्द को मतलब वर्णों के समूह को से जो बनता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं, मतलब 2-3 वर्ण को जोड़ करके जो बनता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। अब मान लीजिए इसी जगह हम मान लीजिए कि कोई लिख देते हैं, यहाँ पे रा लिख दिए, यहाँ पे र लिख दिए, यहाँ पे म लिख दिए, इसका इन दोनों का कोई अर्थ नहीं है। पर अगर हम इन दोनों में जोड़कर इसकी मात्रा लगाएं तो यह एक शब्द बन सकता है, राम, जो कि किसी का नाम है। इसी प्रकार मतलब भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है वह होती है शब्द, और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाए तो होती है ध्वनि। और भाषा की एक बार और हम लोग जान लेते हैं सीरियल से,
भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई शब्द। अब देखिए, अब वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्ण है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें कि मतलब कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो वर्ण को दो भेद कर देते हैं और वर्णमाला को भी मतलब वर्णमाला को दो भेद कर देते हैं। वर्ण और वर्णमाला को दोनों अलग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, वर्णमाला जो है मतलब वर्णमाला को ही मुख्यतः अलग किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए वो है, ये एक वर्ण है, तो हम इसको दो खंड में थोड़ी बांट सकते हैं। जो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं कि मतलब वर्ण के दो भेद होते हैं, ऐसा नहीं है। वर्णों के दो भेद हो सकते हैं, क्योंकि वर्ण में पूरे 52 वर्ण आ सकते हैं। मतलब वर्णों के मतलब पूरे 52 वर्ण आ सकते हैं। तो 52 को हम लोग दो वर्ग में बांटते हैं, जिसमें कि एक स्वर आता है, जिसमें व्यंजन आता है, जिसमें एक में ओ आ से लेकर के ओ तक आता है और जिसमें एक में क से लेकर के ग तक आता है। वर्णों के भेद, अब देखिए वर्णमाला के दो भेद होते हैं।